जय हिंद एवरीवन। आप लोग का अग्निवीर पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है यार। देखो, जितने साथी साल भर से लगातार पढ़ाई में लगे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों को तो प्रेजेंट टाइम में बड़ा सुकून मिल रहा होगा। लेकिन जितने लोग ये सोच रहे थे कि यार भर्ती किस महीने में आएगी, उसका पेपर कब से होगा, उसका एडमिट कार्ड कब निकलेगा, उसका दौड़ कब से होगा, तो वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से मैं पढ़ना चालू करूंगा। और जब भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया तो वो लोग सोच रहे थे कि जब मैं ऑनलाइन करा दूंगा तब से पढ़ना चालू करूंगा। और जब ऑनलाइन हो गया तो वो लोग सोच रहे हैं कि 10-15 दिन बचेगा तो मैं पूरा एकदम रिवीजन कर लूँगा, पूरा बढ़िया से पेपर दे लूँगा। तो वो लोग एकदम परेशान होंगे, ठीक है ना मेरे भाई। मैं आप लोग से बार बार बोलते रहता हूँ कि मतलब भर्तियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप लोग अपना मेहनत लगातार कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। अभी देखो, आज का क्लास जैसे ही आप लोग का समाप्त होगा, इस क्लास के बाद एक ऐसा क्लास आएगा जिस क्लास को किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न उस क्लास में आने वाला है। और उस क्लास के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुआ है, ठीक है ना। मतलब रौनक भाई, पहलवान भाई और मैं तीनों लोग मिलकर बहुत ज़्यादा उस क्लास के पीछे मेहनत किया है। तो वो क्लास आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। आपका ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और अब आप लोग को प्रैक्टिस सेट ही लगाना है, क्योंकि अब आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आपका इसमें 15 प्रश्न जीके का रहने वाला है, 15 प्रश्न जीएस का रहने वाला है, 15 प्रश्न मैथ का रहने वाला है और 5 प्रश्न रीजनिंग का रहने वाला है। पूरा 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 50 प्रश्नों में से आपका 35 से अधिक प्रश्न सही होगा तो फिर आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर 35 से कम प्रश्न सही होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर वाले पेपर को देखो, ठीक है ना। पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारी चीज़ें आप लोग देखो। और इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ना, जैसे जो जीके के प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संविधान से रिलेटेड प्रश्न लिए गए हैं। उसके बाद से आपके लास्ट में जैसे 5 से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के लिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ बोला जाता है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? 15, 5, 6 और 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछ देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर है? तो वो न्यूयॉर्क में है। ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पूछ देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। असम, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। पूछ देगा कि कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो साइड में आप लोग लिख लो कि कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो आपका असम में है कामाख्या देवी का मंदिर, ठीक है ना। और आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछ देता है। क्या पूछता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोग लिख लो, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। ये पूरा आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड, स्पेन, ग्रीनलैंड और साउथ अफ्रीका। अगले साल ये पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन आपका न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन आपका न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। लिम्पोपो, यहाँ पर लिम्पोपो और गंगा नदी, अमेजन, नील नदी। तो इसका राइट आंसर आपका गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है ना। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अपने दिमाग में बैठाए रखना। पूछ देगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका लिम्पोपो हो जाएगा, ठीक है ना। पूछ देगा कि विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। विश्व का सबसे चौड़ी नदी जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व का सबसे चौड़ी नदी, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, विश्व का सबसे चौड़ी नदी, ठीक है ना। सबसे चौड़ी नदी आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व का सबसे चौड़ी नदी तो वो आपका अमेजन हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व का सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन हो जाएगा। ये आप लोग को क्लियर पता होना चाहिए। इसको आप लोग अपने कॉपी में सही से लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर नील नदी दिया है। जब पूछ देगा कि विश्व का सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपका नील नदी है। विश्व का सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन नदी है। विश्व का सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है। और बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गुरमीत सिंह, आचार्य देवव्रत, कलराज मिश्र और आनंदीबेन पटेल है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है, उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हो जाएगा। ये आर्मी से हैं। अगले बार पूछा गया था कि उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। पूरे राज्य के राज्यपालों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है, गुरमीत सिंह नाम है। पूछ देगा कि राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है, किस राज्य के, राजस्थान के, ठीक है ना। तो राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। और पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के कहाँ का, यूपी का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है, तो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है ना। सर्वप्रथम किसने की, हाईलाइटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। दयाराम साहनी, हेरोडोटस और आर.डी. बनर्जी, नॉन ऑफ दिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता की खोज आपका दयाराम साहनी ने की, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। पूछ देता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है,
तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, कॉपी में लिख लो। आपका नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। अगले बार भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो आर्मी लेवल का प्रश्न रहता है, तो उसको आप लोग पढ़ के ही पेपर देने जाना, ठीक है ना। आप साल भर कैसे पढ़े हो, क्या किए हो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोग को वही पढ़ना है कि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड पूरा प्रश्न कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो फटाक से। काफ़ी सारे लोग डाउनलोड किए हैं, जो लोग नए हो नहीं जानते हो तो मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से, प्ले स्टोर से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पर आप लोगों को टॉपिक वाइज वाले में, जैसे जो लोग कोर्स लिए हुए हैं 99 रुपया उसका प्राइस है, तो उसमें टॉपिक वाइज वाले में 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी जीके के प्रश्न बनेंगे वो पूरा का पूरा प्रश्न डाल दिया गया है। जितने लोग कोर्स लिए हो उतने लोग भी 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद से जो लोग नहीं लिए हो, लेना चाहते हो, तो कोर्स लेकर वहाँ से आप लोग दे सकते हो। और इसके साथ साथ जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाने का संभावना है, उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनते हैं वो पूरा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे एप्लीकेशन से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी जितने लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग तैयारी करते रहो। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मतलब जो मॉक टेस्ट वाला है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा मिलेगा मेरे एप्लीकेशन में। मतलब 30 मॉक टेस्ट है जो ना, उसका पूरा मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा, तो मैथ का सॉल्यूशन भी करते रहना। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कोल्हापुर, बैरकपुर, दिल्ली और मेरठ है। तो इसका राइट आंसर आपका मेरठ हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। और पूछ देगा 1857 की क्रांति का संबंध किससे था, तो वो आपका मंगल पांडे, ठीक है ना। संबंध आपका मंगल पांडे से है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। संबंध आपका मंगल पांडे से है। ये मतलब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के थे, ठीक है ना। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के थे, ये मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। सुनते रहोगे तो दिमाग में गूंजते रहेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और पेपर से पहले मैं इन सब प्रश्नों को एक दिन फिर से मैं करा दूंगा, ठीक है ना। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, जीसी हिल्टन, जीसी मिलानी, सी मुसर खान, जीसी मैसूर है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे, किस राज्य से रिलेटेड थे, तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ से मतलब देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था, ठीक है ना। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 है। तो इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है नोट करके, और ये पूरा अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन थे, तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य बार बार पूछ देता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर है कि संविधान सभा के प्रथम समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रथम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये तीनों में कन्फ्यूजन नहीं पड़ना, ठीक है ना। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के प्रथम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
किसे नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो BN राव को, ठीक है ना, BN राव को। आपका नेक्स्ट है भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो भारत में संविधान आपका कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो ये देखो किताब में लिखा था लेकिन मैं 18 दिन पढ़ा था, तो इसको मैं मतलब आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। एक बार यूट्यूब पर सर्च, जैसे गूगल पर सर्च मार के देख लेना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन किताब में लिखा था 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। तो इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है ना। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक को सभापति कौन होता है, राज्यसभा की बैठक को का सभापति कौन होता है। तो ये टाइपिंग वाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। अगली बार बने थे और मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। अब आपके सामने करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, श्री चिराग चंद्र शेट्टी, श्री रंकी रेड्डी, सालिक साईराज, दोनों और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो श्री चिराग चंद्र शेट्टी जी को भी और श्री रंकी रेड्डी, सालिक साईराज को भी। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसके बाद वाला जो आप लोगों का क्लास आने वाला है ना, उस क्लास में मतलब इससे रिलेटेड 2022 वाला भी रहेगा और सारा का सारा प्रश्न रहेगा, तो उस क्लास को आप लोग जरूर करना, ठीक है ना। और किसी भाई का भला चाहते हो तो उस क्लास को आप लोग दूसरे के पास शेयर भी करना, आप लोग उस क्लास को देखकर एकदम खुश हो जाओगे। भारत के नए महान्यायवादी कौन है, तो भारत के नए महान्यायवादी कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। समीर बी कामत, आर वेंकटरमणि और डॉक्टर मनोज सोनी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के नए महान्यायवादी कौन है, तो भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकटरमणि हो जाएगा, ठीक है ना। आर वेंकटरमणि इज राइट आंसर। पूछ देगा DRDO के अध्यक्ष, DRDO के नए अध्यक्ष कौन है, DRDO से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, इसरो से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि DRDO के नए अध्यक्ष समीर बी कामत है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसके बाद वाले क्लास में आप लोग का ICC से रिलेटेड पूरा प्रश्न डाल दिया गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम कौन सा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम आपका भारत है, ठीक है ना। जब उप विजेता टीम पूछेगा तो भारत हो जाएगा, और पूछ देगा कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। विजेता टीम कौन है, तो विजेता टीम आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अगले बार ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि देखने को मिला था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि पारुल चौधरी का संबंध किससे है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वे पूरे प्रश्न इसके बाद वाले क्लास में मिल जाएगा, ठीक है ना। पारुल चौधरी का संबंध किससे है, फुटबॉल से, कबड्डी से, दौड़ से और भाला फेंक से। तो देखो नीरज चोपड़ा का संबंध पूछा था, तो नीरज चोपड़ा का संबंध आपका भाला फेंक से है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और शायद आप लोगों को पता भी होगा।
नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध आपका भाला फेंक से है, ठीक है ना। गोल्डन बॉय के नाम से भी नीरज चोपड़ा को जाना जाता है। अब यहाँ पर बोला गया कि पारुल चौधरी का संबंध किससे है? तो पारुल चौधरी का संबंध आपका दौड़ से है, ठीक है ना। जब पूछेगा कि पारुल चौधरी का संबंध किससे है, तो पारुल चौधरी का संबंध आपका दौड़ से है। नीरज चोपड़ा जब पूछेगा तब आप लोगों को भाला फेंक करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? ये आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी करंट का प्रश्न है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपका प्रज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम आपका प्रज्ञान हो जाएगा। पूछ देगा चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न आप लोग को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। तो सामान्य विज्ञान का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से द्वितीय उपभोक्ता है। निम्न में से द्वितीय उपभोक्ता क्या है? शायद ये प्रश्न आप लोग के सामने पहली बार आया होगा। गाय, बकरी, खरगोश और मनुष्य। इसका राइट आंसर आपका मनुष्य हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य इज राइट आंसर। निम्न में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य विज्ञान में तो बस आप लोग का रिवीजन हो जाता है, आप लोग बस सुन लेते हो। चारों ऑप्शन के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, इसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है ना। अभी इस बार तो टाइम नहीं मिला है, जैसे मतलब इसलिए पूरा अच्छे से आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लास व्लास नहीं चल पाया है। लेकिन इस बार फौजी बन जाओगे तो सही रहेगा। फौजी बनने के बाद अगले बार अपने भाई वही को इस चैनल से तैयारी करवाना, फिर देखना मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अभी यार रौनक भाई, पहलवान भाई बहुत हेल्प करते हैं सब, तभी भी मैं खाना, अभी देखो खाना वाना कुछ नहीं खाया हूँ। मतलब कभी सुबह में 12 बजे खाना खाता हूँ, 1 बजे खाना खाता हूँ, रात को सब लोग खाना वाना खा के सूझ जाते हैं, तब जाकर मुझे खाना खाने को टाइम मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। 3 लोग लगे हुए हैं तभी भी। अभी वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, रौनक भी तैयारी कर रहा है, पहलवान भी तैयारी कर रहा है, और काफ़ी सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो मेरे भाई मैं तो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी आर्मी बहुत पहले से मैं करता था, लेकिन जहाँ से मैं छटा हूँ सिर्फ हम ही को पता है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। संघर्ष कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में बिल्कुल नहीं होती है? लाल में, नीला में, हरा में और बैगनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में बिल्कुल भी नहीं होती है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हरा हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर बताना। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? आवर्त सारणी में 3, 4, 5 और 6। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आवर्त सारणी में आपका यस होता है, फिर आपका पी होता है, फिर आपका डी होता है, फिर आपका एफ होता है, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में आपके 4 ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वर्तमान में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं? तो वर्तमान में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 90, 100, 118 और 120 है। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। 118 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं? तो वर्तमान में कुल कितने ज्ञात तत्व हैं? 118, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर वही प्रश्न लिया गया है जो प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन और आपका गोल्डस्टीन हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया था? तो जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से होता है, शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? गठिया, एनीमिया, मिनीमाता और फ्लोरोसिस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से आपका एनीमिया होता है। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव में पाचन की क्रिया आपका मुख से ही प्रारंभ होता है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि लार बन जाता है, ठीक है ना। अंदर जब रोटी वोटी कूचते हैं तो यहीं पर पूरा एकदम मतलब जैसे आप लोग मतलब मुंह में डालोगे जैसे कूचोगे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गुदगुदा टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। एकदम जैसे खतरनाक तरीके से टूट मूट जाता है। तो मतलब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन पचाने के काम आता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? आइरस, मेसेटर, मेंडिबल, कार्डियक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी आपका मेसेटर है। मेसेटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? श्वास नली, नाक, गला और फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग आपका फेफड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। शर्करा को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन और थाइमोसिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है, इसका राइट आंसर आपका इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है ना। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स आपका इंसुलिन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? ये अगली बार पूछा गया था कि पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से, वृक्क से, फेफड़े से और मस्तिष्क से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेस मेकर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हृदय हो जाएगा, ठीक है ना। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ईईजी किससे संबंधित है? ईईजी किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से और आँख से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईईजी किससे संबंधित है? तो आपका जो ईईजी है ना, ये मस्तिष्क से संबंधित है। ईईजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में, अंडाशय में, डिंबवाहिनी और शुक्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और एंजियोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और हड्डियों का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आप लोग लिख लो, ठीक है ना।
हड्डियों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि जीवाणु जनित रोग है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नीलेश भाई क्यों नहीं एकदम खतरनाक तरीके से बोल रहा है। मेरे भाई इतना ज़्यादा इस पर दिमाग पर शरीर पर लोड पड़ा है कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ तेज के, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है, खाना भी नहीं खाया हूँ, एक रीज़न ये भी है। जीवाणु जनित रोग है तपेदिक, एड्स, रेबीज और खसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्स, ठीक है ना। एड्स इज राइट आंसर। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो एड्स है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं। मैथ आप लोगों का कहाँ से लिया गया है? मेरा जो नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन है तो उसी में से आपका मैथ का प्रश्न लिया गया है, ठीक है ना। नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन से जितने लोग 99 रुपया परचेज करके मॉक टेस्ट लिए हो तो मॉक टेस्ट का ही पूरा मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। इन भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नीलेश डिफेंस कैरियर ऐप का टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें से 12 टेस्ट सीरीज पढ़ चुके हैं, आज 13वां है। जिन भाइयों ने परचेज नहीं किया है वह परचेज कर ले, मात्र 99 रुपये का है। और जैसे कितने लोग वैसे ही घूम रहे, सोच रहे हैं क्या पढ़े, परीक्षा आने पर नहीं होता है कि हम क्या पढ़ ले क्या लड़ जाए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एकदम गुड न्यूज है कि वह आंख मूंद के परचेज कर ले। 99 रुपये का वह टेस्ट सीरीज और 30 है, 30 का सोल्यूशन एकदम सिंपल और सरल भाषा में मिलेगा। रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का सबका मिल जाएगा सोल्यूशन 50 क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए इसमें मैथ वाले का है, मैथ का कितना पहला क्वेश्चन लग चुका है? 300 का 18%। 300 का 18% है तो यह तो ऐसे लगा लीजिए, 300 दिया है बाबू, 300 का मतलब क्या होता है? गुणा 18% मतलब क्या होता है? बट्टे। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे 2 0 से 2 0, तो 18 तिहाई 54 हो गया। या यह देख लीजिए, यह 300 है बाबू, 300 का मतलब क्या होता है? गुणा 18%। यह प्रतिशत क्या होता है? रिमूवेबल होता है। यह प्रतिशत यहाँ भी लिख सकते हैं, 300 बट्टे 100 गुणे 18। तो ऐसे भी काट देंगे तो क्या होगा? 18 तिहाई 54। चाहे जैसे आप लोग को इच्छा हो करने के लिए वैसे भी कर सकते हैं। यह प्रतिशत हमारे कहने का मतलब था, ऐसे भी लगा सकते हैं, 300 पे भी प्रतिशत लगा सकते हैं, गुणे 18 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का योग 45 है। 2 संख्याएं मान ली हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का योग 45 दिया है और उनका अनुपात दिया है 7:8। तो देखिए 7:8 दिया है, तो 8 7 कितना होगा? 15 रेशियो बराबर योग दिया है। देखिए यहाँ योग दिया है, तो यहाँ भी हम क्या कर लिए हैं? योग कर लिए हैं। तो 15 रेशियो बराबर कितना दिया है बाबू? 45 दिया है। तो कितना हो गया? 15 तिया 45। एक रेशियो बराबर हमारा क्या मिल गया? 3। तो कर संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या कितना है? 7। 7 में 3 का गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 3 और 8 गुणे 3 कर लेंगे, तो 7 तिरिके 21 और 8 तिरिके 24। 8 तिरिके 24, 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21 और 8 तिरिके 24। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है बाबू? हमारा सी। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का मौसम कितना दिया है? 11 और यह रहेगा लौसम। देखिए 2 संख्याओं का मौसम 11 और लौसम 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या, देखिए क्या क्या दिया हुआ लिख दे रहा हूँ। मौसा दिया है, मौसा HCF कितना दिया है बाबू? 11 दिया है। LCM कितना दिया है? 7700 दिया है। और एक संख्या, पहली संख्या हमें दे दिया है 275, तो दूसरी संख्या हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पूरा इसका कहने का तात्पर्य यही है। तो हम जानते हैं दूसरी संख्या बराबर HCF
इंटू एलसीएम अपान पहली संख्या। एचसीएफ कितना है बाबू 11, एलसीएम कितना है 7700 बटे कितना है 275। तो यहाँ देखिए हम क्या करें, यदि 11 से काट रहे हैं तो 11 दूना 22 हो रहा है और बचा 5 55, 11 पचे 55। अब 25 से काट दिए तब 25 तिहाई 75 और बचा कितना 2 दे देगा 20, 200 हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे तो 25 अट्ठे 200 तो 308। दूसरी संख्या हमारी कितना मिल गया 308 और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है बी। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। कह रहा है यदि किसी एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ देख लीजिए 90 क्या दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यही ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और यह हो गया 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही मिल रहा है। देखिए कह रहा है 12 लड़कियां और 7 औसत 10 वर्ष में 11 लड़कियों का औसत आयु 9 वर्ष है तो 12वीं लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा 12 लड़कियों का औसत आयु कितना दे दिया है 10, तब इसका योग निकालेंगे तो 12 गुणे 10, यही नहीं योग होगा, जोड़ लिया। जैसे कि औसत बराबर होता है औसत इज इक्वल टू योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। तो यहाँ देखिए औसत दे दिया है, औसत क्या दे दिया है 12 नहीं, औसत दिया है 10 और योग हमें निकालना है और संख्या कितना दे दिया है 12, तो वही 10 योग क्या हो जाएगा 12 गुणे 10, यहाँ सीधे सीधे कर दिए। और उसमें से 9 और 11 लड़कियों का हमसे कह रहा है औसत दे दिया है तो कह रहा है 12वीं लड़की का आयु ज्ञात कीजिए। तो 12वीं का क्या करेंगे, कुल में से 9 को घटा दें तो निकल जाएगा, हई हो गया 12 दहा में 120 और 11 नवा 99, घटा तो कितना हो गया 21 वर्ष, 21 वर्ष हो गया। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिल गया सी। सिंपल फार्मूला ये है, बस इसको लगाए हैं कैसे सिंपल तरीके से। ठीक है, कह रहा है 15 व्यक्ति एक कार को 20 दिन में करते हैं, 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा काम सेम है तो देखिए 15 आदमी हैं, ठीक है, किसी कार को 20 दिन में कर रहे हैं, किसी कार क्या है कार मान लिया W, ठीक। फिर कह रहा है तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को, कार्य क्या है वही कार्य है, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए कार सेम है तो कार से कार कट गया, 20 से 20 कट गया तो कितना दिन बच रहा है, डी बराबर बच रहा है 15 दिन। 15 दिन में ये काम हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी क्लियर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, चलिए देख लीजिए। कह रहे दिए गए विकल्पों की श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्या है 7 है, 14 है, 28 है और 56 है। देखिए 7 से क्या हुआ है, इसको लगाने की रीजनिंग देखिए कैसे सीखते हैं। 7 दिया है, 14 दिया है, 28 दिया है और क्या दिया है 56। हम देख रहे हैं इसका क्या किया गया है 2 का गुणा किया गया है। फिर यहाँ भी क्या किया गया है 2 का गुणा किया गया है, यहाँ भी 2 का गुणा किया गया है। तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 112 हो गया। सबका देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो ऑप्शन नंबर 112 बी हो गया। क्लियर है। आगे देखिए 0.25, 1.37, 0.36
क्या करना है इसे, तो देखिए पढ़े हैं जोड़, तो धन वाली संख्या को जोड़ लेंगे और ऋण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 का क्या हो जाएगा 2, 3 2 5 और 1 6, 0.1 है तो 1, यह प्लस का हो गया, प्लस और 1 जोड़ लिए, माइनस 0.36, यही है ना। अब घटाएंगे, यहाँ देखिए 12 में से 6 घटा तो क्या बचा 6, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 घटा तो क्या बचा 2, और यहाँ 1 है, प्लस का होगा 1.26, और ऑप्शन नंबर हमारा सीधा सीधा कौन मिल रहा है, बी मिल रहा है। देखिए कह रहा है ए बी और सी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए बी और सी एक काम को 10 दिन में। तो देखिए ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया, तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में हमारा कर रहे हैं। जो भी काम हो उसको कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ए जो व्यक्ति है अकेले इस काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। 30 दिन में जब कर रहा है तो बी और सी मिलके इसी काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा टोटल काम हम निकालेंगे, टोटल काम निकालने के लिए बताए थे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 20 और 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यह एलसीएम है। और इसको क्या कहते हैं, कुल कार्य कहते हैं, कुल कार्य कहते हैं। कुल कार्य कितना हो गया 30। तो अब बताइए 10 में 30 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 30 में 30 का भाग दिया तो 10 30 से करना 30। कहने का मतलब यह दर्शा रहा है कि ए जो है 30 काम 30 दिन में करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो बी और सी मिलके कितना करेंगे, तो बी और सी यहाँ से देखिए क्या करेंगे, घटा देंगे इसकी दक्षता। तो घटाने का नियम है, चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो बदल दिए, 3 में से 1 घटा तो क्या बचा 2, और यहाँ ए से 1 कट गया, बी प्लस सी बचा, और यह कुल काम कितना है 30। तो दोनों मिलके बी और सी दोनों मिलके 30 काम को करेंगे कितने दिन में, 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 15 दिन। दोनों मिलके 15 दिन में हमारा काम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है एकदम पहला ऑप्शन मिल रहा है कि ए नंबर। क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है 4000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन हमें निकालना है, क्या निकालना है, मिश्रधन। मिश्रधन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, क्या है 4000 है, 4000 यह मूलधन हो गया। उसके बाद से 4000 पर हमें कितना ब्याज लेना है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए हमें ब्याज निकाल लेना है। तो क्या हो गया 100, तो 2 0 हमारा कट गया, 4 तिहाई क्या हो गया 12, यह 4000 प्लस 1200 जुट के क्या हो गया मिश्रधन हमारा 5200। कितना हो गया 5200 रुपये होगा मिश्रधन। और ऑप्शन हमारा मिल रहा है एकदम दूसरा नंबर। क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। कह रहा है 8% 2 गुणे 4 को सरल कीजिए। 1 मिनट, एक क्वेश्चन गलत आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बदलने के लिए कहते हैं, टाइपिंग में लग रहा है मिस्टेक हो गया है। यहाँ कुछ रहेगा पता नहीं क्या है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिए 11 और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। इसका तो कुछ करना ही नहीं है, देख लीजिए। कह रहे एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा व्यास दिया है, क्या दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया है। व्यास क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या इसके आधे हो जाएगा। तो व्यास को, व्यास दे दिया 7, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ देखिए यह व्यास दिया है, व्यास हमें 7 दे दिया है, तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। त्रिज्या हमारा व्यास का आधा हो गया, तो त्रिज्या कितना हो गया 7/2, क्योंकि त्रिज्या से ही होगा। क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल पढ़े हैं क्या, एरिया बराबर पाई
आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है 7/2 गुणे 7/2। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम आर निकाले हैं, आर 7/2 है, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 7/2 लिख दिए हैं। एक साथ यहाँ से कट गया, इससे काट दिए तो कितना हो गया बाबू 11, और 11 इसमें से भाग दे दिए, 11 7 77/2। अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 1 17 2 8 16 और 2 5 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? सी मिल रहा है। कह रहा दो संख्याओं का योग 45 है और इसका अनुपात 4:5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग दिया है और क्या दिया है? अनुपात दिया है। दो संख्याओं का अनुपात हो गया, एक 4 है बाबू और एक क्या है 5। यदि इसको हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 9 रेशियो हो रहा है, और 9 रेशियो बराबर हमसे कह रहा है कितना है? 45 के बराबर है। और इसे काट दिए तो 9 5 45, 5 का गुणा पहला में करे तो 4 गुणे 5, और दूसरा रेशियो में निकालना है तो 5 गुणे 5 कर दिए तो यह हो गया 5 चौको 20 और यह हो गया 5 5 25। तो 20 और 25 का अनुपात आ रहा है, या संख्या 20 25 आ रहा है, 20 25 20 25 पहला नंबर। क्लियर है? कह रहा है 6/15 को प्रतिशत में बदलिए। क्या दिया है? 6/15 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो इसे क्या किए हैं? 3 से काट दिए तो 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 से इसको काट दिए तो 5 दूना 10 और 2 दूना क्या हो गया 4, 40%। और ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। तो इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के भी समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। आपका रीजनिंग का यहाँ पर पहला प्रश्न, यहाँ 46वां प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो किस तरह से लिखा जा रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर P लिखा गया है, यहाँ पर U लिखा गया है, तो कैसे क्या किया गया है? यहाँ पर P है, P कितना नंबर पर आता है? P आपका 16 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर U है, U कितना नंबर पर आता है? U आपका 21 नंबर पर आता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगले वीडियो में एक रीजनिंग का प्रश्न गलती हो गया था, तो कुछ लोग एकदम बवाल मचा दिए, तो नीलेश भाई गलती हो गया, नीलेश भाई गलती हो गया। मेरे भाई मैं सब कुछ सही किया था, बोला भी था सही, लेकिन पता नहीं कैसे गलती हो गया। तो वो तो आसान था, आप लोगों को पता ही था, ठीक है ना। एक निश्चित कूट भाषा में इतना, ये PEA, उसके बाद से RL, PEARL को U, आपका U, उसके बाद से J, उसके बाद से F, उसके बाद से W, उसके बाद से Q लिखा जाता है। तो इतना को क्या लिखा जाएगा? इतना भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, साइड में लिख देते हैं। आपका P हो गया, फिर I हो गया, फिर A हो गया, फिर आपका N हो गया, उसके बाद से O हो गया। तो इतना का क्या लिखा जाएगा देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर P को U लिखा गया है, P में क्या किया गया है? P में 5 जोड़ा गया है, ठीक है ना। कैसे हमको पता चला है? P 16 नंबर पर आता है और U 21 नंबर पर आता है। जब 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से E में भी 5 जोड़ा गया है। E आपका 5 नंबर पर आता है और J आपका 10 नंबर पर आता है। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह से 1 में, इसमें भी 5 जोड़ा गया है, क्योंकि A 1 नंबर पर आता है और F 6 नंबर पर आता है। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी R आपका 18 नंबर पर आता है, W आपका 23 नंबर पर आता है। तो 18 में 5 जोड़ा गया है तो 23 हो गया है।
उसी तरह से इसमें भी हुआ है। एल आपका 12 नंबर पर आता है और क्यूब आपका 17 नंबर पर आता है, तो 12 में 5 जोड़ा गया है तो 17 हो गया है। मिला जुला कर सब 5 जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ भी 5 जोड़ देते हैं। पी 16 नंबर पर आता है, 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 21 पर आपका यू आई आईबे करता है, तो आपका यू हो जाएगा। उसके बाद से आई आपका कितना नंबर पर आता है, आई आपका कितना नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, ठीक है ना। 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 नंबर पर आपका एन आ जाता है, एन यहाँ पर रहेगा। उसके बाद से ए आपका 1 नंबर पर आता है, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 नंबर पर एफ आता है। उसके बाद से एन 14 नंबर पर आता है, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 नंबर पर आपका यस आता है। उसके बाद से ओ 15 नंबर पर आता है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 नंबर पर आपका टी आता है, ठीक है ना। यू एन एफ एस टी, यू एन एस एफ एस टी, ठीक है ना। ये पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जोड़ा गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न याद दिया है कि श्रृंखला इतना 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 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं कि क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है 12, 12 में कितना जोड़ा गया है कि 19 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10वीं संख्या। यहाँ पर 12 लिखा गया है, 12 में कितना जोड़ा गया कि 19 हो गया है। 12 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर 19 में कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा। 19 में भी 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 में कितना जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। तो 26 में 26 4 30, हाँ 26 में भी 7 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो आगे वही 7 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 33 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 7 3 10 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 33 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10वीं संख्या क्या होगी, ठीक है ना। मेरे भाई 10वीं संख्या पूछा है, 7 7 जोड़ रहा है, यहाँ तो 40 होगा। तो ये चौथा संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये 5वां संख्या हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 10वां संख्या पूछ रहा है, तो उसी तरह से आगे भी हम लोग कर लेंगे। अब 40 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 7 जोड़ेंगे, 47 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 3 50 4 54 हो जाएगा। 54 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 ही हो जाएगा। 61 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 68 ही हो जाएगा। उसके बाद से 68 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 ही 2 70, 70 और 5 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितना संख्या आपका हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला है कि 10वीं संख्या क्या होगी, तो ये 10वीं संख्या आपका 75 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है, यहाँ पर एकदम फंसा देगा, ठीक है ना। 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा आपका 75, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में विषम ज्ञात कीजिए। डोर, शटर, सेल्फ, विंडो। तो साफ साफ दिख रहा है, डोर दरवाजा को बोला जाता है, शटर भी दरवाजे में ही होता है, विंडो भी दरवाजे में ही बोला जाता है। ये लेकिन सेल्फ मतलब गलत है, ठीक है ना। ये आपका विषम है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्यूब दिया है, टी दिया है, डब्ल्यू दिया है, जेड दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देख लेते हैं, वीडियो स्टॉप करके सवाल को लगाया करो, सॉल्व किया करो, ठीक है ना। क्यू आपका कितना नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर आता है, टी आपका 20 नंबर पर आता है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर आता है, जेड आपका 26 नंबर पर आता है। अभी क्या देखने को मिल रहा है, 3 को बढ़ रहा है, 17 20 23 26, तो फिर 26 में 3 को बढ़ेगा ना, तो 27 28 29 हो जाएगा। तो 29 पर कोई अक्षर नहीं रहता, तो 1 से शुरू हो जाता है, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। ये रहा आपका सी, समझे हो ना। यहाँ पर मैं कैसे किया हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे किया हूँ, 3 को बढ़ा रहा है, 17 में 3 बढ़ाया है 20 हो गया है, 20 में 3 बढ़ाया है 23 हो गया है, 23 में 3 बढ़ाया है 26 हो गया है, 26 में 3 बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है ना। और सी में 3 बढ़ाएंगे तो एफ हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, श्रृंखला यहाँ पर लगेगा, यहाँ श्रीलंका लिखा गया है। श्रृंखला में अगला वर्ण बताएं।
ए लिखा गया है, डी लिखा गया है, बी लिखा गया है, ई सी एफ डी। तो कैसे देखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर ए है, एक अक्षर को छोड़ देना है, डी को छोड़ देना है, ए के बाद से आपका बी आ गया, फिर ई को छोड़ देना है, फिर बी के बाद से सी आ गया, फिर एफ को छोड़ देना है, सी के बाद से डी आ गया, ठीक है ना। अब देखो डी वाले को लेना है, डी के बाद से आपका ई आ गया, उसके बाद से सी को छोड़ देना है, ई के बाद से आपका एफ आ गया, एफ के बाद से क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है ना। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मुझे भी खाना पीना खाना है, अब चलता हूँ खाना खाने, उसके बाद से कैमरा से वीडियो निकालूंगा, फिर चौराहा पर जाऊँगा, फिर अपलोड करूँगा, तब आप लोग क्लास देखोगे, ठीक है ना। इसके बाद वाला क्लास भी आप लोग ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।